कौन बनेगा छत्रपति? छत्तीसगढ़ में 20 सीटों के लिए मतदान का समय खत्म हो चुका है और 20 सीटों पर करीब 60% मतदान हुआ है। 10 विधानसभा सीटों के लिए 3 बजे तक वोट डाले गए थे और 10 विधानसभा सीटों पर 5 बजे तक मतदान था और लाइन में लगे हुए मतदाता ही अब मतदान कर सकेंगे और सुबह से ही बढ़ चढ़कर मतदाताओं ने वोट डाले हैं और मतदान दलों की देर शाम तक वापसी होगी। मतदान दलों की वापसी के बाद जारी होगा वोट का प्रतिशत, जिसका इंतजार सभी को है। हालांकि अभी तक बताए तो आपको ओवरऑल जो है 60%, 60% तक वोट डाले जा चुके हैं। अभी जो लाइन में लगे हैं मतदाता वही अब वोट कास्ट कर सकेंगे। आपको बता दें कि सुबह से 6 बजे से लेकर 3 बजे तक की 7 से 3 बजे तक की वोटिंग की प्रक्रिया थी और शाम के 5 बजे तक जो लाइन में मतदाता है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं वही अब मत का प्रयोग कर सकते हैं और उसके बाद जो पोलिंग पार्टी है वापस लौटेंगे, तब जाकर एक्चुअल में कितना परसेंटेज हुआ है, कितनी फीसद लोगों ने वोट कास्ट किए हैं, कितनी परसेंट लोगों ने लोकतंत्र की इस पर में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, तब जाकर ये परसेंटेज, तब जाकर वो आंकड़ा निकलकर सामने आएगा। फिलहाल आपको बता दें कि ओवरऑल जो है 60% मतदान लोगों ने किया है। एक बड़ा चैलेंज यहां पर था, लेकिन इसके बावजूद यहां पे देखिए छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से ये मतदान संपन्न हुआ। एक बड़ा चैलेंज यहाँ पे प्रशासन के लिए रहता है, चुनाव आयोग के लिए रहता है, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं ये एक अच्छी तस्वीर, सुखद तस्वीर निकलकर सामने आई है। देखिए यहाँ पे एक चैलेंज ये भी था कि किस तरीके से यहाँ पे नक्सलियों की तरफ से बार बार डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई थी और कई ग्रामीणों को बाकायदा उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा था, मतदान का बहिष्कार करवाया जा रहा था। इसके बावजूद लोगों ने घरों से बाहर निकलकर लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। 20 सीटों पर देखिए 60% मतदान हुआ है। 12 सीटें बस्तर संभाग से है और 8 सीटें दुर्ग संभाग की है और दोनों ही संभाग के मुद्दे जो है अलग है और दोनों का जिस तरीके से लोगों के वहां के मुद्दे अलग रहते हैं, सबकी प्रायोरिटीज अलग है, लेकिन देखिए यहाँ पे किस तरीके से लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया है और 60% तक वोट डाली जा चुके हैं। मैदान में देखिए पूर्व सीएम है, 3 कैबिनेट मंत्री है, 1 विधानसभा उपाध्यक्ष है, 2 प्रदेश अध्यक्ष चित्रकूट से दीपक बैज और भानु प्रतापपुर से कोमल हुपेंद्री आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है और बीजेपी के 4 पूर्व मंत्रियों की साख दांव पे लगी है। मतदाताओं ने उनकी किस्मत को ईवीएम में कैद कर दिया है जो 3 तारीख को खुलेगा। लेकिन आज के अगर दिन का आकलन करें तो देखिए ओवरऑल एक अच्छा शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ है। चलिए आपको सीधा कवर्धा लिए चलते हैं। प्रदीप गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, पिछले बार तो कवर्धा में बम्पर वोटिंग हुई थी, सबसे ज्यादा वोटिंग यहीं पर हुई थी। इस बार क्या परसेंटेज है और ओवरऑल किस तरीके से आज का ये चुनाव रहा है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से विधानसभा जो चुनाव आज संपन्न हुआ है, लगभग 5:10 हो चुका है। जो बूथ के जो कैंपस के अंदर है वही व्यक्ति मतदान का अपना उपयोग कर सकते हैं, बाकी लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके कारण से जो है अपनी कवर्धा विधानसभा काफी दिलचस्प सीट है और अब तक जो है बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लिए मतदाता और 78% जो है मतदान हुआ है। इससे खासा लगता है कि कहीं न कहीं लोगों में जो है मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जाता है और सबसे खास बात यह है कि इसके जस्ट कबीरधाम जिले के दोनों विधानसभा और पंडरिया विधानसभा और कवर्धा विधानसभा में अब तक के जो है विधानसभा चुनाव इतना दिलचस्प नहीं रहा, क्योंकि खास बात यह है कि मंत्री मोहम्मद अकबर कांग्रेस का जो है उम्मीदवार है, वही भारतीय जनता पार्टी से विजय शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री है डॉक्टर रमन सिंह, उसका जो है इस सीट पर जो है कहीं न कहीं उनका जो है रहता है कुछ, और इसके कारण से काफी जो है हाई वोल्टेज जिसको सीट कहा जाता है। और रही बात है अगर चुनाव की, अगर अपन मुद्दे की बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस की जो प्रत्याशी है वो 5 साल के जो विकास कार्य किए हैं वो तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर जनता के पास गए हैं। और वही अगर विपक्ष के अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है विजय शर्मा, वो काफी हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। तो साफ तौर से ही देखा जा सकता है
कि अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की रथ में सवार होकर चुनावी मैदान में बिल्कुल यहाँ तो पे मुकाबला मंत्री वर्सेस महामंत्री के बीच है। विजय शर्मा है और कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर है, दोनों ही जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन दोनों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। मैं लौटूंगी प्रदीप आपके पास। हमारे साथ जगदलपुर से नहीं, आज जो हमारे सहयोगी आशुतोष है, ये नक्सल प्रभावित इलाके में थे। और आशुतोष, क्या चैलेंजेस रहे हैं, क्या चैलेंजेस रहे आज, और किस तरीके से यहाँ पे ओवरऑल आज का दिन रहा है? देखिए, चैलेंज तो काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि सुकमा इलाका हो या फिर बीजापुर इलाका हो, इन इलाकों में जो है मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही थी। तो फिर भी जो है मतदान केंद्र को जो है सुरक्षित रखा गया था। जो मतदाता हैं वो बड़ी संख्या में सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों तक पहुंचे और वे अपने मताधिकार का प्रयोग किए हैं। हालांकि वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो अगर मैं बीजापुर की बात करूं तो सबसे कम वोटिंग परसेंटेज जो है बीजापुर की इस बार रही है। 2003 में 37% वोटिंग जो प्रतिशत जो है थे, इस बार सबसे कम वोटिंग प्रतिशत जो है, यानी कि 20 साल पहले का इतिहास जो है दोबारा दोहराया जा रहा है। यानी बीजापुर की अगर बात करूं तो बीजापुर सीट ये कह रहा है कि परिवर्तन इस बार तो तय है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज यानी कि शहर इलाके और जो NH इलाके, हाईवे से लगे हुए जो इलाके हैं, उसी इलाकों से सिर्फ यहाँ पर मतदान किए गए हैं। इसके अलावा अगर मैं सुकमा विधानसभा की बात करूं तो सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल सीट है सुकमा विधानसभा, और सुकमा विधानसभा में जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी थोड़ा सा कम लग रहा है। यानी त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि CPI से मनीष गुंदाम जो हैं, उनका नाम ऊपर यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन अभी सस्पेंस में सीट ये नजर आ रही है। दंतेवाड़ा मैं आपको लेकर आता हूँ। दंतेवाड़ा की बात करूँ तो यहाँ पर जो है मतदान जो कर्मी हैं वहाँ यहाँ से वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। एक मतदान कर्मी जो है यहाँ पर आ गए हैं। हालांकि नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से जो दिन रहते यहाँ पर कोशिश यही की जाती है कि मतदान दलों को वापस बुला लिया जाए, लेकिन इस बार जो है काफ़ी ईवीएम खराब हुए हैं दंतेवाड़ा विधानसभा सीट में। यही वजह है कि कई मतदान केंद्रों में जो है लेट मतदान हुए हैं, और कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर अंदर काफ़ी स्लो मतदान हो रहा है। यही वजह है कि जितने अंदर जो है घुसे हुए जो मतदान कर्मी हैं, जो मतदाता हैं, उन्हें अंदर लॉक कर दिया गया है, और जो अंदर रहेंगे वही सिर्फ अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आप देखिए कि ईवीएम मशीन को लेकर जो है मतदान जो कर्मी है वो यहाँ पर। आशुतोष, आपने कहा, क्योंकि देखिए आप आज पूरे दिन भर सुबह से नक्सल प्रभावित इलाके में थे। कोंडा में यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मनीष कुंजाम रेस में आगे है, लेकिन तस्वीर स्पष्ट जो है वो 3 तारीख को होगी। लेकिन दंतेवाड़ा ये भी नक्सल प्रभावित इलाका है। छविंद्र कर्मा यहाँ से चुनावी मैदान में है और चेतराम अटामी उनको कड़ी टक्कर दे रहे। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे सबसे ज्यादा जो आज का प्रॉब्लम निकलकर सामने आया वो ईवीएम मशीन खराब रही है। क्या किसका फेलियर माना जाए इसके लिए? देखिए, बिल्कुल फेलियर तो यहाँ माना जाएगा, क्योंकि मतदाता काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। वो सुबह से ही आए थे, कतारों में लगे हुए थे, लेकिन ईवीएम मशीन खराब होने की वजह से घंटों इंतजार करना पड़ा। यानी कि इलेक्शन जो कमीशन है वो किस तरीके से इसकी तैयारियां की थी, किस तरीके से जो ईवीएम मशीनों की जांच, क्योंकि सबसे पहले जांच की जाती है ईवीएम मशीनों की कि ईवीएम मशीन ठीक है, उसमें जो है वोट अच्छे से डल रहे हैं या नहीं डल रहे हैं, कहीं खराबी तो नहीं है। उसके बावजूद अगर बीच में खराब हो जाता है तो पूरी तरीके से देखा जाए तो जितने मतदाता है वो इससे परेशान होते नजर आ रहे हैं। कई लोगों से जब हमने चर्चा की तो वो उससे साफ तौर पे ये कहते हैं कि हम सुबह से पहुंचे हुए हैं, खाना तक नहीं खाए हैं और कतार में लगे हुए हैं। आप समझिए कि यही वो मतदाता हैं जो चुनकर सीट पर बिठाते हैं और एसी गाड़ियों में घूमते हैं और एसी क्वार्टर में रहते हैं, एसी बंगले में जो है ये विधायक। बिल्कुल बिल्कुल। और दंतेवाड़ा के जो मतदाता है ये बड़े ही समझदार और बार बार एक विधायक को मौका नहीं देते हैं। यहाँ का अगर इतिहास देखा जाए तो हर बार यहाँ पे विधायक बदला जाता है। शिवम मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए, एक छोटा सा रिएक्शन लेते हैं। शिवम, आप कोंडागांव में हैं, हाई प्रोफाइल सीट है, किस तरीके से आज का पूरा दिन रहा है और कितना परसेंटेज? बिल्कुल, देखिए मैं आपको सबसे पहले तो ये अपडेट कर दूं कि इस वक्त मैं केशकाल विधानसभा में हूँ। दिन भर कोंडागांव विधानसभा से न्यूज़ 24 की टीम कवरेज वहां पर कर रही थी और पल पल की अपडेट अपने दर्शकों को दे रही थी। सबसे पहले मैं कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र के अगर वोटिंग परसेंट की बात करूं तो बस्तर बेल्ट में सबसे अधिक वोटिंग जो है वो कोंडागांव विधानसभा में देखने को मिली है। 83.69% मतदान
जो है वो कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र में, यानी कि मतदाता बढ़ चढ़ कर लोकतंत्र के महापर्व में अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आए हैं। और अगर केशकाल विधानसभा के वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 60.14 के करीब जो है यहाँ पर वोटिंग की गई है, यानी कि एक एवरेज स्कोर जो वोटिंग का माना जाता है वो एवरेज स्कोर ही केशकाल विधानसभा में देखने को मिला है। लेकिन केशकाल विधानसभा में प्रत्याशियों के अगर माहौल की बात की जाए तो दोनों ही के बीच एक कांटे की टक्कर देखने को मिली, क्योंकि संतराम नेताम 10 साल से विधायक केशकाल विधानसभा से रहे हैं, लेकिन इस बार उनके सामने अफसरशाही छोड़कर राजनीति में उतरे नीलकंठ टेकाम को भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा बनाया था। और नीलकंठ टेकाम केशकाल का जो विकास है वो कोंडागांव कलेक्टर रहते हुए भी जो है काफी ज्यादा हद तक किए थे, और केशकाल के कई लूप होल्स और कई जो विकास के मुद्दे उसे काफी करीब से चाहते, तो इसलिए दोनों ही के बीच एक कांटे की टक्कर इस वक्त देखने को मिली है। जी उचित शर्मा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उचित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत थैंक यू समय निकालने के लिए। जी नमस्कार। जी सर, वोटिंग की प्रक्रिया अब खत्म हुई है, 60% के आसपास का अभी तक जो परसेंटेज निकलकर सामने आया है, किस तरीके से आंकलन करेंगे? देखिए उम्मीद है और इससे ज्यादा भी जाएगा। जिस तरीके से अब आप देखिए कि 7-7.5 बजे तक जो एग्जैक्ट फिगर आएगा वो काफी अच्छा रहेगा, और ये कह सकते हैं कि हम वो पिछली बार की जो संख्या है, जो परसेंटेज है उसको मैच करेगा। और काफी अच्छे रिस्पॉन्स रहा है, खासकर ऐसे क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्र में जहाँ पे पहली बार भी 23 साल में जहाँ पे वोटिंग की गई, ऐसे गांव पे भी गए। बहुत अच्छे प्रयास रहे चुनाव आयोग की, सुरक्षा बलों के, राज्य सरकार की सुरक्षा बल भी थे, चुनाव केंद्र सरकार के भी थे। बहुत अच्छी व्यवस्था की गई। कई बार गए तो ये देखने को मिला कि बुजुर्गों के लिए जो अलग से बूथ खोले गए, वो अभी कांकेर में किन्नर समुदाय के लिए एक बूथ खोला गया, वो अलग। बहुत अच्छी एक मतलब लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती के साथ प्रस्तुतिकरण इसको कह सकते हैं दीपिका। और ये परसेंटेज की जहां तक आप बात कर रहा है, इसको थोड़ा सा समय बीत जाने दीजिए, जो एग्जैक्ट फिगर निकल के आएगा बहुत अच्छा पुराने स्कोर को मैच करते हुए नजर आएगा आपको। जी उचित जी, अब यहाँ पे प्रत्याशियों की किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो चुकी है, और फिलहाल अगर अभी का हम देखें तो 19 सीटें कांग्रेस के पास है, एकमात्र सिर्फ राजनांदगांव है। अब किस तरीके से अब समीकरण बनते हुए बिगड़ते हुए आप देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास तो कुछ खोने के लिए है नहीं। 19 सीट वो हार चुकी है। पिछली 2018 में 1 सीट डॉक्टर रमन सिंह ही जीते थे। तो ये चुनौती भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस के पास बहुत कुछ है खोने के लिए, वही भाजपा के पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ जो पिछली बार की जो थी सिचुएशन और आज की सिचुएशन में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत संघर्ष किया है। ये वो सीट थी जो उन्होंने पहले से डिक्लेयर कर दी थी। इस क्षेत्र में उन्होंने 2 महीने पहले से उनके उम्मीदवार जो है जगह जगह जाके मेहनत कर रहे थे। बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट भी इस सरकार के रहे, बहुत सारी निगेटिविटी भी रही। तो जाहिर है कि जिस तरीके से भाजपा ने मेहनत की है, तो इस बार रिजल्ट आपको जो 12-0 बस्तर में और जो यहाँ पे 8-1 की सिचुएशन थी, वो सिचुएशन नहीं रहेगी। बहुत कांटे की टक्कर नजर आएगी और एक अच्छे स्कोर के साथ भारतीय जनता पार्टी दिख रही। जो मेहनत के हिसाब से कह रहा हूँ कि जो न्यूनतम स्कोर था भारतीय जनता पार्टी का, वो एक अच्छे स्कोर पे आके खड़ा हो सकता है, उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल। यहाँ पे उचित जी देखिए, यहाँ पे जीत का दावा तो दोनों ही पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। इवन जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो भी जीत का दावा कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कौन से मुद्दे इस बार हावी रहे हैं? देखिए उस क्षेत्र बस्तर क्षेत्र के अलग मैनिफेस्टो है, अलग घोषणा पत्र आप कह सकते हैं, अलग तरीके की जो वादे इरादे अलग है। मैं अभी जो कह रहा हूँ कि अभी जो सिचुएशन पूरा ओवरऑल अगर हम बात करें 90 सीटों पे, तो अलग अलग घोषणाएं काम होंगी। मैदानी क्षेत्र के लिए कर्ज माफी की चीजें बड़ी हो सकती है, बोनस की बातें बड़ी हो सकती है, 3200 में जो खरीदी की बातें बड़ी हो सकती है। वही भारतीय जनता पार्टी की जो पैसे महिलाओं को पैसे देने की बात कही उन्होंने डायरेक्ट, वो एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र में बहुत अच्छी कहूंगा कि एक दूसरे को मैच करने की कोशिश की है। अब देखने वाली बात होगी जनता विश्वास किस पे करे, कि भूपेश बघेल पे करे, कि डॉक्टर रमन सिंह पे करे, भारतीय जनता पार्टी पे करे, कि कांग्रेस पे करे। दोनों के घोषणा पत्र मोर ओवर लेस उन्होंने मेहनत करके बनाए हैं और एक दूसरे के हिसाब से काफी मैच किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पहले सीएम बघेल जो है 20 के 20 सीटों में जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन अब 17 पे आ गए हैं, क्योंकि देखिए फाइट जो है इस बार टफ है। फिलहाल आपका उचित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तीनों सहयोगी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।